नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। इस बात पर बरसों से बहस हो रही थी कि भारत की अफगान नीति आखिर है क्या और तालिबान के लौटने पर सरकार क्या करने वाली है। इसके स्पष्ट जवाब मिलते उससे पहले ही तालिबान के लड़ाके काबुल पहुंच गए। अब भारत को इस अभूतपूर्व मानवीय संकट के बीच ताबड़तोड़ फैसले लेने पड़ रहे हैं। भारत सरकार की पहली प्राथमिकता है अपने नागरिकों को सकुशल अफगानिस्तान से निकलना। इसके बाद अफगान शरणार्थियों का सवाल आएगा। इन दो मोर्चों पर कैसे फैसले ले रही है नरेंद्र मोदी सरकार, ये आपको बताएंगे आज बड़ी खबर में। लेकिन शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। पीछे हो जाए एक ये वीडियो लाहौर का है। एक शख्स लाहौर के किले माई जिंदन हवेली के पास लगी महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा को तोड़ रहा है। 2019 के बाद से यह तीसरी बार था जब इस प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ हुई। तोड़फोड़ करने वाले शख्स का नाम रिजवान बताया गया, जो तहरीके लब्बाइक पाकिस्तान यानी टीएलपी का सदस्य है। टीएलपी पाकिस्तान के धुर दक्षिणपंथी यानी फार राइट संगठनों में से एक है। इमरान खान सरकार ने इसी साल इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया है। अब ये प्रतिबंध कितना प्रभावी है आप देख सकते हैं। संयोग की बात है कि आसपास मौजूद लोगों ने पूरी प्रतिमा टूटने से पहले रिजवान को रोक लिया। इमरान खान के विशेष सहयोगी शाहबाज गिल ने कहा, महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद हुसैन ने भी घटना की आलोचना कर दी। इंडिया टुडे पर छपी अनिल कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रतिमा लाहौर के किले में स्थित सिख गैलरी के बाहर 27 जून 2019 को लगाई गई थी। मौका था रंजीत सिंह की 180वीं पुण्यतिथि का और तभी से यह प्रतिमा निशाने पर है। टीएलपी के लोग 2 दफा पहले भी प्रतिमा तोड़ चुके हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान समर्थित तालिबान के चलते अफगान अल्पसंख्यक जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान में राइट विंग के लोग अल्पसंख्यकों के प्रतीकों के साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये दोनों घटनाएं पाकिस्तान और पाकिस्तान की विदेश नीति के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। अल्पसंख्यकों के हितों के नाम पर बने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जो हो गए हैं उनके ही हित सुरक्षित नहीं है। इस मामले में भारत के विदेश मंत्रालय का बयान भी आया है। प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, पाकिस्तान इस तरह के हमलों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। अपने धर्म का पालन करने वाले अल्पसंख्यक डर के माहौल में जी रहे हैं। अपना इंडिया बेस्ट है, पाकिस्तान की तरह नहीं है। इंडिया में अल्पसंख्यकों को किसी तरह का कोई डर नहीं है। कोई भी उनके साथ जबरई नहीं करता, मारपीट नहीं करता। उन्हें उनके अल्पसंख्यक होने के चलते, सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी इत्यादि होने के चलते बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। भारत तो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है ना। हमारे यहाँ अल्पसंख्यक खूब खुश रहते हैं, है ना। चलिए अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी आई कश्मीर घाटी से, जहां आज फिर एक भाजपा नेता की हत्या कर दी गई। आतंकवादियों ने कुलगाम जिले की होमशालीबाग विधानसभा में भाजपा इकाई के अध्यक्ष जावेद अहमद दार को ब्रजूल इलाके में गोली मार दी। दार को उनके घर के बाहर गोली मारी गई। कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी किए जाने के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। ज्यादातर मामलों में अज्ञात हमलावर आकर पार्टी कार्यालय या घर के बाहर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। आज वाले मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर लिया है और संदिग्धों की तलाश जारी है। अब दूसरी सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर पैक्सिस मामले पर सुनवाई हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना और इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस, इनकी ट्रिपल बेंच ने मामले को सुना। केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वो बोले कि अदालत को ये नहीं बताया जा सकता कि पैगासस का इस्तेमाल किया गया है या नहीं, क्योंकि आतंकवादी इसका फायदा उठाकर अपनी कम्युनिकेशन सेटिंग बदल लेंगे। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, इसलिए पब्लिक डिबेट का हिस्सा नहीं हो सकता। सरकार प्रस्तावित टेक्निकल कमेटी के सामने सारी जानकारियां रखने को तैयार है। इस कमेटी में शामिल लोग निष्पक्ष होंगे और अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप देंगे। हम अदालत की कार्रवाई के बारे में आपको और जानकारियां देंगे, लेकिन पहले रुककर सरकार के जवाब की चर्चा करते हैं। सरकार ने एक सीधे से सवाल के जवाब को इतना घुमाया कि मुद्दा बदल गया। पैक्सिस खुलासे और उसके बवाल का संबंध ऐसी जासूसी से नहीं था जिसे जायज ठहराया जा सकता है। मिसाल के लिए आतंकरोधी कार्रवाई और सामरिक दृष्टि से दूसरे देशों में की जाने वाली जासूसी। भारत में दवायर समेत
पैक्सिस प्रोजेक्ट में शामिल तमाम समाचार संस्थानों ने पहले दिन ही साफ कर दिया था कि इस तरह की जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। पैक्सिस खुलासे के बाद हमारे सामने असल मुद्दा यह था कि एक ऐसी तकनीक जिसका इस्तेमाल सिर्फ अभूतपूर्व स्थितियों में आतंकवादियों के खिलाफ होना चाहिए, क्या उसके निशाने पर पत्रकार, जज, विपक्षी नेता, सत्ता पक्ष के नेता और सेना के अधिकारी भी थे। सरकार को इन लोगों की जासूसी की क्या जरूरत महसूस हुई? ये किसी ने नहीं कहा था कि आतंकवादियों के खिलाफ पैक्सिस जैसी तकनीक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और रही बात आतंकवादियों के सेटिंग बदलने की, तो सॉलिसिटर जनरल साहब ने शायद अखबार नहीं पढ़े। फ्रांस में सरकारी जांच एजेंसियों को पैक्सिस के इस्तेमाल के सबूत मिल गए हैं। ये सोचने वाली बात है कि वो कौन से आतंकवादी और उनके सरगना होंगे जो इस जानकारी के बाद भी पुरानी सेटिंग पर ही बात कर रहे होंगे। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला नहीं है, ये मसला है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीक के गलत इस्तेमाल का, और इसीलिए ये पब्लिक डिबेट का मुद्दा है। सरकार कह रही है वो कमेटी बनाएगी और ये भी कह रही है कि कमेटी निष्पक्ष होगी। ये कौन सी दुनिया में संभव है, सरकार को बताना चाहिए। अब लौटते हैं आज की सुनवाई पर। 16 अगस्त को सरकार ने अदालत में हलफनामा दाखिल किया। इसमें इस सवाल का जवाब नहीं था कि सरकार ने पैक्सिस का इस्तेमाल किया या नहीं। कल की सुनवाई के बाद अदालत ने नरेंद्र मोदी सरकार से पूछा था कि क्या वो एक और हलफनामा दाखिल करना चाहेंगे, और इसके बाद आज की तारीख तक के लिए मामले को मुलतवी कर दिया गया था। सरकार ने आज अदालत को बताया कि 16 अगस्त वाले हलफनामे में सारी जानकारियां हैं, दूसरे हलफनामे की जरूरत नहीं है। आज की सुनवाई के बाद अदालत ने केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है और 10 दिन के भीतर याचिकाओं में अपने पर लगे आरोपों का जवाब अदालत में दाखिल करने को कहा है। चलते चलते आपको इसी मामले से जुड़ी एक दिलचस्प बात और बता दें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और भाजपा के संगठन मंत्री रहे के.एन. गोविंदाचार्य ने कहा है कि पैक्सिस का इस्तेमाल आम लोगों के जीवन और स्वतंत्रता पर आज तक हुआ सबसे बड़ा हमला दिख रहा है। उन्होंने इसे साइबर टेररिज्म का प्रकार बताया। गोविंदाचार्य ने यह भी मांग की कि 2019 में पैक्सिस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई उनकी याचिका पर फिर सुनवाई हो। 2019 में खबर आई थी कि पैक्सिस का इस्तेमाल आम लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने के लिए हो रहा है, और इसी संबंध में गोविंदाचार्य की याचिका दाखिल हुई थी जो अदालत ने खारिज कर दी थी। अगली सुर्खी, इसका ताल्लुक क्रिकेट से है। कहते हुए लग रहा है जैसे पुराने ढर्रे पर लौट रहे हों कि ओलंपिक गया, अब फिर से क्रिकेट। खबर पर लौटते हैं। लंदन में एक मैदान है लॉर्ड्स, क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, और जाहिर सी बात है कि जब खेल का मक्का है तो यहाँ के ऑनर बोर्ड पर नाम लिखवाना हर क्रिकेटर का सपना होगा। कुछ ही खिलाड़ी होते हैं जिन्हें ये सम्मान मिल पाता है, क्योंकि इसके लिए आपको या तो सेंचुरी मारनी होती है या फिर पारी में 5 विकेट निकालने होते हैं। लेकिन कुछ क्रिकेटर ऐसे भी हैं जिनका नाम इस बोर्ड पर आए बिना भी चमक जाता है, और ऐसे ही 10 लड़ाकों ने बीती रात लॉर्ड्स में अपना नाम चमका लिया। 5 मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 151 रन मात्र से हरा दिया। पहली पारी में 364 रन बनाकर टीम 27 रन से पिछड़ गई। फिर दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाज ज्यादा नहीं चलते दिख रहे थे। टीम ने सिर्फ 194 के टोटल पर लगभग पूरी बैटिंग गंवा दी थी। रोहित, राहुल, पुजारा, कोहली, रहाणे, ऋषभ और जडेजा वापस जा चुके थे। बचे थे नंबर 8, 9 और 10 और 11। नंबर 8 पर आई ईशांत ने 16 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो ऐतिहासिक था। मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह, टीम इंडिया के लिए अक्सर नई गेंद शेयर करने वाले दिग्गज, एक बार फिर से इन्होंने पार्टनरशिप की, लेकिन अब की दफा मामला गेंद का नहीं बल्ले का था। यानी ये साझेदारी पुरानी साझेदारियों से अलग थी। इस जोड़ी ने यह निश्चित किया कि निराशा में टीवी बंद करने वाले जब दोबारा मैच की खबर लें तो उन्हें पता चले कि शमी और बुमराह बल्ले से भी मैच बचा सकते हैं। इसमें मैं भी शामिल हूँ। दफ्तर में दाखिल हुआ शाम को और इन दोनों को खेलते देख कर निकला, अरे अभी तक इंडिया खेल रही है। 90 विकेट के लिए हुई इनकी 89 रन की पार्टनरशिप, और फिर भारत हार और ड्रॉ नहीं जीत के बारे में सोचने लगा। कप्तान कोहली ने इंग्लैंड को पूरे 60 ओवर दिए बैटिंग के लिए। बना सको तो बना लो 272 रन, और शायद इंग्लैंड कोशिश भी करता, लेकिन बुमराह और शमी फिर अड़ गए, और इस दफा उनके हाथ में उनका फेवरेट हथियार था गेंद, और गेंद से कमाल करते हुए इन दोनों ने अंग्रेज ओपनर्स को खाता भी नहीं खोलने दिया। 1 रन पर दोनों ओपनर वापस, और इसके बाद इंग्लैंड घोषित रूप से बैकसीट पर आ गया। अब जीत उनके दिमाग से दूर थी, और उनको उनके तोतों का जो प्राण था वो मैच ड्रॉ कराने में अटका था। कितना मजा आ रहा है ये खबर पढ़ने में। फिर ईशांत आए, ले गए हसीब हमीद और जॉनी बेयरस्टो के विकेट 67 पर 4, और इसी स्कोर पर बुमराह ने जो रूट को भी आउट कर दिया, और बचे हुए 5 में से 4 विकेट सिराज ने अपने नाम किए और खूब किए। इंग्लैंड की टीम 122 रन पर सिमट गई और भारत 151 रन से जीत गया। इसे कहते हैं पैसा वसूल मैच,
और इस पैसा वसूल मैच के इस रिपोर्ट के लेखक हैं हमारे सूरज दद्दा। अगर आप सूरज दद्दा को नहीं जानते हैं तो जानिए, सूरज दद्दा लल्लन टॉप की स्पोर्ट्स टीम के मुखिया हैं, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हैं और ओलंपिक के दौरान जो तमाम आपको कवरेज दिख रही थी उसके जनक हैं, प्रणेता हैं। तो सूरज दद्दा को बधाई, उनके विराट कोहली को बधाई, हमारे भी विराट कोहली को बधाई, देश को बधाई। अगली सुर्खी की तरफ चलते हैं। इसका संबंध भी क्रिकेट से है, खबर ताजी है लेकिन याद ताजा कराती है 14 साल पहले की। साल 2007, लंबे बालों वाले इंडियन विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी की वायरल तस्वीरें। इनमें से एक तस्वीर में उनके हाथ में शैंपेन और दूसरे हाथ में ट्रॉफी थी। भारत में क्रिकेट प्रेमियों ने तब तक टीम इंडिया को फाइनल दर फाइनल हारते हुए ही देखा था, लेकिन वही टीम दुनिया जीत चुकी थी, वो भी ऐसे टूर्नामेंट में जिसे आईसीसी ने उसी बरस शुरू किया था। ये बात अलग है कि साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप के बाद हम दोबारा इस ट्रॉफी को घर नहीं ला पाए, लेकिन फिर से मौका आ गया है जब इस ट्रॉफी को मुंबई के मशहूर गेटवे ऑफ इंडिया पर दिखाया जा सकता है। साल 2016 से अब तक चला लंबा इंतजार खत्म, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप वापस आ चुका है। आईसीसी ने शेड्यूल जारी कर दिया है और इसके साथ ही शुरू हो चुका है रिमाइंडर लगाने का सिलसिला। टीम इंडिया के फैंस हर मैच में अपनी टीम का सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, पर सब जानते हैं कि मौका मौका का जिंगल तो पाकिस्तान के खिलाफ सबसे लाउड होकर सुना जाता है। उस मैच का नशा अलग है और इस बार यह नशा 24 अक्टूबर को अपने चरम पर होगा। टीम इंडिया अपने पहले ही मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगी और टूर्नामेंट इससे पहले ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि यूएई और ओमान में 17 अक्टूबर से टूर्नामेंट शुरू होगा जो 14 नवंबर तक चलेगा। इस वर्ल्ड कप के शुरुआती क्वालिफिकेशन मैचों के साथ बात शुरू होगी। क्वालिफिकेशन मैचों के लिए 2 ग्रुप हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में आयरलैंड, नेदरलैंड, श्रीलंका और नामीबिया की टीमें, और ग्रुप बी में ओमान, पापुआ न्यू गिनी, स्कॉटलैंड और बांग्लादेश। इन दोनों ग्रुप से जो टॉप की 2 टीमें हैं वो सुपर 12 में जाएंगी। सुपर 12 स्टेज यानी एक तरह से कहें तो असली वर्ल्ड कप की शुरुआत जो 23 अक्टूबर से होनी है, और इस शुरुआत के अगले ही दिन टूर्नामेंट का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला जो हमने आपको बताया। दुबई में होने वाले इस मैच में भारत के सामने पाकिस्तान की टीम होगी। इन दोनों ही टीमों को सुपर 12 स्टेज के दूसरे ग्रुप में रखा गया है। इस ग्रुप में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम भी है। भारत अपने दूसरे मैच में 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। ये मैच भी दुबई में होना है। इसके बाद 3 नवंबर को अबू धाबी में अफगानिस्तान, और इसके बाद अगले 2 मैचों के लिए फिर से दुबई 5 और 8 नवंबर को, और इसमें भारत के सामने क्वालिफिकेशन के जरिए आई टीमें होंगी। ये सारे मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे के बाद शुरू होंगे। ये थी सुर्खियां जिसमें आज क्रिकेट का खूब भरपूर छौंका था। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। राजधानी काबुल से परेशान करने वाली तस्वीरें और वीडियो आ रहे हैं, और उसके साथ नत्थी होकर खबरें भी। काबुल में तालिबान को कब्जा किए 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। तस्वीरों में तालिबान के लड़ाके कहीं सरकारी हथियार लूटते दिख रहे हैं तो कहीं जिम और बच्चों के पार्क में घुसकर तफरी काटते। तालिबान काबुल पहुंचकर टोटल एंजॉय कर रहा है और आम लोग दहशत में हैं। आज फिर एयरपोर्ट से विचलित करने वाली तस्वीरें और वीडियो आए। एक आदमी दीवार कूदकर एयरपोर्ट में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पीछे से तालिबान का लड़ाका उस पर गोली चलाता है। काबुल एयरपोर्ट से ही आज 7 महीने के एक बच्चे की तस्वीर भी आई। प्लेन में चढ़ने की भगदड़ में ये बच्चा अपने परिवार से बिछड़कर एयरपोर्ट पर रह गया। एक और तस्वीर आई अमेरिकी वायुसेना के मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर के अंदर की, जिसमें ठसाठस अफगान लोग भरे हैं। करीब 640 लोग इस विमान में सवार थे। विमान ने काबुल से कतर के लिए उड़ान भरी। एयरपोर्ट की सैटेलाइट तस्वीरें भी आईं, जिसमें सैकड़ों लोग एयरपोर्ट पर जुटे दिख रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के हालात अब भी ऐसे ही हैं। सैकड़ों महिलाएं, पुरुष, बच्चे यहाँ जुटे हैं इस उम्मीद में कि कोई विमान उनको तालिबान की दहशत से दूर ले जाएगा। इन सब के बीच एक राहत भरी खबर आई भारतीय खेमे से। भारत ने अपने राजदूत समेत दूतावास के पूरे स्टाफ को आज अफगानिस्तान से निकाल लिया। 120 का एम्बेसी स्टाफ और आईटीबीपी के जवान और इसके अलावा कुछ पत्रकार, इन्हें लेकर विमान सुबह करीब 11:30 बजे गुजरात के जामनगर पहुंचा और वहां से शाम को दिल्ली। काबुल में मौजूदा हालात के बीच स्टाफ को निकाल लाना भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। तालिबान के काबुल में घुसने के बाद 15 अगस्त को ही भारत ने इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर विमान काबुल भेजा था दूतावास से भारतीय स्टाफ को निकालने के लिए। लेकिन एक बड़ी अड़चन थी एम्बेसी स्टाफ को एयरपोर्ट तक पहुंचाने में। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने भारत के दूतावास पर नजर बनाए रखी थी। तालिबान के हथियारबंद उस इलाके में घुस गए थे जहां भारत समेत बाकी देशों के दूतावास हैं। भारत का वीजा प्रोसेस करने वाली एक एजेंसी के दफ्तर में घुसकर वहां का कंट्रोल भी तालिबान ने ले लिया था। ऐसे माहौल में भारत के स्टाफ को एम्बेसी से बाहर निकालना रिस्की था। 16 अगस्त यानी कल भारतीय स्टाफ के 45 लोग एयरपोर्ट के लिए निकले, लेकिन बीच में ही तालिबान के आतंकवादियों ने उन्हें रोक लिया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक कई भारतीयों का निजी सामान भी तालिबानी ले गए। हालांकि बाद में भारतीय स्टाफ के इस दल को एयरपोर्ट जाने दिया गया। ये 45 लोग कल ही भारत पहुंच गए थे, लेकिन अभी राजदूत रुदेंद्र टंडन समेत स्टाफ के ज्यादातर लोग दूतावास में फंसे थे। बाहर के हालात खराब हो रहे थे। कल भारी भीड़ जमा होने के बाद उड़ानों को भी बंद कर दिया गया था। इसके बाद रात को भारत और अमेरिका के बीच 2 फोन कॉल हुए। पहला कॉल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच। सूत्रों के मुताबिक दूसरा कॉल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन को किया। भारतीय स्टाफ को निकालने में अमेरिका की मदद को लेकर ये फोन किए गए। ऐसी खबरें आई कि किस तरह की मदद अमेरिका ने की होगी, लेकिन हमें इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पता है। सुबह खबर आई कि राजदूत समेत पूरा डिप्लोमेटिक स्टाफ भारत ने काबुल से निकाल लिया। हालांकि काबुल में हमारी चिंता यहाँ पर खत्म नहीं होती। वहाँ काम करने गए कई भारतीय अब भी फंसे हैं। वो वीडियो बनाकर सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो आया काबुल में काम करने वाले 18 भारतीय लोगों का। ये सारे उत्तर प्रदेश के हैं। कह रहे हैं कि कंपनी ने उनका पासपोर्ट भी रख लिया, निकलने नहीं दे रहे। हम अपने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम सबको यहाँ से निकाला जाए। कंपनी हम लोग का पासपोर्ट रख लिया, कंपनी भेजना नहीं चाह रही है। अब सभी लोग हम लोग यूपी के हैं और दिल्ली गाजियाबाद के दो आदमी हैं। 13 लोग यूपी के हैं। यहाँ पे टोटल हम लोग 18 लोग हैं। अभी 1 महीना हम लोग को हमको आए हुए 1 महीना हुआ और आदमी लोगों को 4-5 महीना हुआ यहाँ आए हुए। यहाँ अभी खाने रहने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे माहौल बहुत खराब है। आदमी निकल नहीं पा रहा है। पासपोर्ट यहाँ पे कंपनी लेकर रख लिया है, किसी को जाने नहीं दे रही है, धमकी दे रही है। तो कंपनी ये कह रही है कि कोई भी हमारे बिना कोई इजाजत के बिना कोई नहीं जाएगा और ना ही हम पासपोर्ट देंगे, ना ही हम आपको कोई हिसाब किताब करेंगे। हाँ, परिवार वाले सभी लोग बहुत चिंतित हैं। हम सभी लोग यहाँ बहुत परेशान हैं। यहाँ से एम्बेसी से कोई फोन नहीं उठा रहा, किसी से बात नहीं हो पा रही है। यहाँ पे पाकिस्तानी लोग हैं, अफगानी लोग हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इंडियन लोगों को एक जगह रखा हुआ है और जल्दी भेज नहीं रहे हम लोग यहाँ से। और कोई विदेशी नहीं है, हम लोग खाली इंडियन लोग हम ही लोग हैं। अभी सलूक तो उतना ठीक नहीं है। कल से जीएम आया कंपनी का, धमकी दे रहा है कि जल्दी चलो काम करो, नहीं तो हमारे बगैर तुम लोग जा नहीं पाओगे, यहीं सड़ जाओगे। नहीं, अभी खाने पीने की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सभी लोग इतना टेंशन में है कि कैसे अपने देश को चले जाएं। भारत सरकार से इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग को यहाँ से जल्द निकाल लें। रिक्वेस्ट है, निवेदन है, कोटि निवेदन है कि मेरे को कैसे निकाल लें यहाँ से। घर से बात हुई, मैं घर वाले बहुत रो रहे हैं, बहुत तड़प रहे हैं। हम लोग भी बहुत कष्ट में हैं। परेशान वो भी हैं जिनके अपने अफगानिस्तान में फंसे हैं। गाजीपुर के मुबारकपुर गांव के कन्हैया लाल शर्मा नौकरी के लिए काबुल गए थे, अब वहीं पर फंस गए हैं और उनके परिवार ने प्रधानमंत्री से मदद मांगी है। दिक्कत हुई जब परेशानी वहाँ पर परेशानी से आप लोगों से फोन से बात होत बा? हाँ, फोन से बात होता बाकी खुशी में बात नहीं की। क्या चाहते हैं सरकार से? हम ये चाहते हैं कि अपना परिवार में, हमारा लड़का अपना परिवार में चले आओ, हम बहुत। भारतीय नागरिकों के अलावा तालिबान का खौफ वहां के अल्पसंख्यकों में भी है। अफगानिस्तान का सिख समुदाय और हिंदू समुदाय मदद मांग रहा है। दोनों समुदायों के करीब 285 लोग काबुल के गुरुद्वारे में छिपे हुए हैं। सोमवार को तालिबान के नेताओं ने इनसे बात कर सुरक्षा का भरोसा दिया था, लेकिन वो भरोसा इनको नाकाफी लगता है क्योंकि ये अब निकलना चाहते हैं। अफगानिस्तान की सारी संगत वालों बेनती है जो कि इतने 285 सिख हिंदू साढ़े वीर भरा असी गुरुद्वारे के अंदर हाँ। तुम भली बात जानते हो कि 3-4 दिन तो तालिबान काबुल आ गए हैं ते बाहर हालात बहुत नाजुक हैं। साढ़े कोल आए भी सन उन्हें ते हालात बहुत खराब हैं। असी ये बेनती करते हैं कि सानू जितना जल्दी हो सके यूनाइटेड सिख ऑर्गेनाइजेशन ते USA कैनेडा सिखां नू बेनती है कि सानू इधरों कैनेडा या अमेरिका कढ़िया जाए। अगों की हो सकता है कोई पता नहीं है। हालात बहुत खराब हैं। जेड़े तुसी एयरपोर्ट दी वीडियो देख रहे हो कि इत्थे दे रहन वाले वासी भी किस तरह जहाज़ां तो डिग रहे हैं ते जान दी कोशिश कर रहे हैं, निकलने दी कोशिश कर रहे हैं कि असी गुरुद्वारे दे अंदर बैठे हुए हैं। इतनी एक बेनती है प्यारी साध संगत जी, हालात के साडी बेनती प्रवान की जाए। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा कि वो सिख और हिंदू समुदाय से लगातार संपर्क में है। एक और ट्वीट में विदेश मंत्री ने कहा कि वहां मौजूद भारतीयों की भी उन्हें सटीक जानकारी है।
जयशंकर ने कहा कि जो भारत लौटना चाहते हैं उनकी परेशानी हम समझते हैं, लेकिन एयरपोर्ट ऑपरेशन अभी बड़ी चुनौती है। मदद के लिए विदेश मंत्रालय ने स्पेशल अफगानिस्तान सेल भी बनाया है। एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है, आप भी सुनिए। ये नंबर है 9717785379, हिंदी में 9717785379। अगर आप भारत के बाहर से फोन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस नंबर के पहले +91 जो इंडिया का कोड है वो लगाएंगे। ये तो बात हुई उन भारतीयों की जो अफगानिस्तान में हो और भारत लौटना चाहते हैं, लेकिन जो अफगान नागरिक तालिबान से भागकर भारत आना चाहते हैं, हमारी सरकार उनकी भी मदद कर रही है। भारत सरकार ने खास वीज़ा शुरू किया है जिसका नाम दिया गया है ई इमरजेंसी XMISC वीज़ा। ये सिंगल एंट्री ई वीज़ा की एक कैटेगरी है। इसके तहत अफगान नागरिकों को सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद तुरंत वीज़ा मिल पाएगा। इस वीज़ा के लिए सभी धर्मों के नागरिक आवेदन कर पाएंगे। ये वीज़ा 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा। हालांकि 6 महीने के बाद इन नागरिकों का क्या होगा, क्या उन्हें वापस भेजा जाएगा या नए सिरे से वीज़ा दिया जाएगा, इसकी जानकारी अभी नहीं आई है। पिछली बार जब तालिबान की सरकार आई थी तब भी भारत ने अफगान नागरिकों को शरण दी थी और उनमें से कई लोग अब भी भारत में रह रहे हैं। ये तो हो गई उस दौर के शरणार्थियों की बात, लेकिन आज के वक्त में जो अफगान नागरिक भारत में रह रहे हैं उनका क्या सोचना है। हमारे सहयोगी ने बात की कुछ अफगान लड़कियों से, सुनिए उन्होंने तालिबान के बारे में क्या कहा। दो नई थीन है, बहुत चिंता है क्योंकि वन ऑफ देम वो जो उसका एज 19 का है, वो हर नाइट में मेरे को मैसेज करते बोलते कि अगर तालिबान आते हुए हमारा घर में कि शादी कर लो हमारे सोल्जर्स के साथ, तो मैं सुसाइड करूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू गेट मैरिड विद तालिबान, सो आई एम टू मच वरी अबाउट माय सिस्टर। अभी तो वो लोग सेफ है, घर में है, बट हमको क्या पता कि कल क्या होगा और 2 दिन बाद क्या होगा, हमको पता नहीं। वो लोग बहुत डरती है क्योंकि वो लोग भी पहले बार है ऐसे सिचुएशन में। अभी तो दिमाग पूरा स्टॉप ही हुआ है, अभी तो दिमाग में कुछ ही नहीं चल रहा है। ओनली हम यही सोच रहे हैं कि अभी करेंगे क्या आगे जाकर, और PhD खत्म भी हो जाएगा तो अफगानिस्तान में उसके लिए कोई जगह है ही नहीं। अभी तो हमारा सारा सोच यही है, अभी तक तो यहाँ है, इंडियन गवर्नमेंट हमें कितना हेल्प करेगा और हमें कितना सपोर्ट करेगा, क्योंकि अभी तो हम यहाँ पर हैं और PhD भी कर रहे हैं, तो आगे जाके यहाँ रहेंगे अगर इंडियन गवर्नमेंट हमें हेल्प करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान जाने का तो अभी कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो हुई भारत के रेस्क्यू ऑपरेशन की बात और तालिबानियों से हद से हुए अफगानों की बात। बाकी देश क्या कर रहे हैं? ज्यादातर देशों ने अपना स्टाफ निकाल लिया है, दूतावास खाली कर दिए हैं। काबुल में सिर्फ 3 देशों के दूतावास बचे हैं, नो गैस, चीन, रूस और पाकिस्तान। इन तीनों देशों का तालिबान को लेकर क्या स्टैंड है ये भी बता देते हैं। पहले रूस की बात। रूस खुलकर तालिबान का समर्थन कर रहा है, तालिबान की तारीफ भी कर रहा है। रूस के अफगानिस्तान में राजदूत हैं दिमित्री जिरनोव, बोले कि तालिबान के आने से काबुल ज़्यादा महफूज हो गया। राष्ट्रपति अशरफ गनी के मुकाबले ये बेहतर हालात हैं। इससे रूस के विदेश मंत्रालय का बयान भी इसी क्रम में पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि काबुल में दूतावास खाली करने का हमारा कोई प्लान नहीं है। चीन की बात करते हैं। पिछली दफा जब तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में आया था तो चीन ने उसे मान्यता नहीं दी थी, अपना दूतावास बंद कर दिया था, लेकिन इस बार चीजें अलग हैं। काबुल पर कब्जा करने से पहले तालिबान के दल ने चीन जाकर विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के नेतृत्व में तालिबान का यह दल चीन गया था। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के ऐलान के बाद यह पहला मौका था जब तालिबान के नेता खुले तौर पर चीन पहुंचे। अब काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद चीन ने कहा हम सहयोग के लिए तैयार हैं, तो जाहिर है तालिबान की सत्ता को चीन का समर्थन है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो तालिबान को सत्ता में लाया है, उसको क्या डर होगा। सोमवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट कर कहा था, काबुल में हमारा दूतावास पूरी तरह से काम कर रहा है और हर तरह की काउंसलर सुविधा मुहैया करा रहा है। साथ ही गृह मंत्रालय के तहत एक विशेष सुविधा केंद्र भी बनाया गया है। तो पाकिस्तान तो अब पहले से ज़्यादा काबुल में सक्रिय है। ईरान की बात भी कर लेते हैं। पिछली बार ईरान को तालिबान से दिक्कत थी, इस बार ऐसा नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अफगानिस्तान की नई सत्ता यानी तालिबान का समर्थन करने की बात कही है। अमेरिका का दुश्मन इनका दोस्त, क्या बोले इब्राहिम रईसी? अफगानिस्तान में फौज की शिकस्त और अमेरिकी वापसी को शांति और सुरक्षा बहाली के तौर पर देखा जाना चाहिए। ईरान अफगानिस्तान में स्थिरता बहाल करने में मदद करेगा। ध्यान रखिए, दोहा में जब तालिबान के साथ अमेरिकी बातचीत हो रही थी तो इसमें भी ईरान शामिल था। अब वापस भारत पर लौटते हैं।
भारत को फिलहाल अफगानिस्तान से निकलना पड़ रहा है, लेकिन चीन और रूस जैसे देश काबुल में तालिबान के साथ सहज हैं। दुनिया में जब भी इस तरह की दिक्कत होती है कि कुछ देश सहज हैं और कुछ नहीं, तब एक संगठन याद आता है, यूएन, यूनाइटेड नेशंस। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात को लेकर यूएन की आलोचना हो रही है। कह रहे हैं कि कोई कर ही नहीं रहा कुछ, इल्जाम लग रहे हैं। हालांकि सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा के लिए विशेष बैठक बुलाई थी। अगस्त महीने के लिए सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष भारत है, तो अफगानिस्तान पर बैठक की अध्यक्षता भी भारत ने की। पाकिस्तान बैठक में शामिल होना चाहता था, लेकिन रोक दिया गया। पिछले हफ्ते भी सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में पाकिस्तान को शामिल नहीं होने दिया गया था। पाकिस्तान ने इसका इल्जाम भारत पर लगाया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ट्वीट किया, लिखा कि अफगानिस्तान की नियति तय होने के मौके पर भारत पक्षपात कर रहा है, बाधा डालने वाली हरकतें हो रही हैं। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के आरोप पर कुछ नहीं कहा। हालांकि सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत के यूएन में राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, अफगानिस्तान में तेजी से हालात बदल रहे हैं, ये भारत के लिए चिंता की बात है। ये भी कहा गया कि अफगान महिलाओं, बच्चों और वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ सम्मान से पेश आया जाए, हम ये मांग करते हैं। ये भी कहा कि अफगानिस्तान की धरती अगर आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी तो इसके पड़ोसी सुरक्षित महसूस करेंगे। सुरक्षा परिषद की बैठक में तालिबान से अपील की गई कि वो इस संघर्ष का अंत राजनीतिक हल निकाल कर करे और एक बार फिर से चरमपंथियों की पनाहगाह अफगानिस्तान को न बनने दे। तालिबान को मान्यता देने को लेकर अभी तक भारत ने कुछ नहीं कहा है। अब बात आती है तालिबान क्या कर रहा है, काबुल में क्या बदल रहा है। रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसके मुताबिक पूरे काबुल में तालिबान के लोगों की मौजूदगी है। कहीं भी गोलीबारी या फाइट जैसी नहीं चल रही है। पूरे काबुल पर कब्जा है। महिलाएं घरों से बाहर निकलती हैं, लेकिन इस्लामिक तरीके से बुर्के के साथ। इन सब के बीच तालिबान का सबको माफ़ी देने का ऐलान भी वायरल हो रहा है। कह रहे हैं कि महिलाएं भी नौकरियों में लौट सकती हैं। तालिबान की सांस्कृतिक कमेटी, जी इनकी एक सांस्कृतिक कमेटी भी है, हालांकि इनकी संस्कृति कैसी है सबको पता है। इसके सदस्य हैं इनामुल्ला समान गनी। उनका बयान आया है कि इस्लामिक अमीरात में महिलाओं को विक्टिम नहीं बनाया जाएगा, वो शरिया कानून के हिसाब से सरकार का हिस्सा बन सकती हैं। यह भी कहा कि सरकार का स्वरूप अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन हर स्तर पर इस्लामिक लीडरशिप होगी। चलिए, यहाँ तक तो हमारी और हमारे साथियों की बात हो गई। अब विशेषज्ञों की बात सुनते हैं, उनका क्या कहना है मौजूदा हालात पर। 3 बातें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। पहले तो ये कि अभी 48 घंटे से ज्यादा का ही वक्त बीता है। बहुत अर्ली स्टेजेस हैं इस वक्त हमें गवर्नमेंट फॉर्मेशन या रिजीम की टाइप के बारे में कुछ इंटेलिजेंटली स्पेकुलेट करने का। जो दूसरी बात है वो ये है कि तालिबान ने कल और आज भर में, जिसे हम अंग्रेजी में राइट नॉइजेस कहते हैं, उन्होंने राइट नॉइजेस की हैं। उन्होंने कहा है कि हम एक जनरल एमनेस्टी देंगे। उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि औरतें घर से बाहर निकलें, काम पर आएं, गवर्नमेंट में जो उनकी पोजीशंस हैं उसको ज्वाइन करें। तो ये राइट नॉइजेस तो इस वक्त हैं, पर साथ ही साथ इस बात पे गौर करने की जरूरत है कि उन्होंने ये कह दिया है कि अफगानिस्तान में अब एक इस्लामी अमीरात बनेगा। तो अगर इस्लामी अमीरात बनता है तो एक एमिरेट में डेमोक्रेसी नहीं होती है, यानी कि इलेक्शंस नहीं होते। अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो वो रिपब्लिक, अगर इलेक्शंस होते हैं तो फिर एक इस्लामिक रिपब्लिक बनेगा। अगर एक इस्लामिक रिपब्लिक बनता है तो हमारे पास उसका एक मॉडल है ईरान में, जहां पर एक स्पिरिचुअल लीडर हैं और उसके बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो उसका एक बेसिक फ्रेमवर्क तो अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमें मिल सकता है, जहां पर हैबतुल्ला अखुनजादा जो उनके स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हैं, मुल्ला बरादर उनके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हेड बन सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इलेक्शंस अफगानिस्तान की नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन में होंगे या नहीं। अगर इलेक्शंस नहीं होते हैं, और जो कि अगर अमीरात बनेगा तो इलेक्शंस नहीं होंगे, तो हमारे पास जो बाकी के सवाल हैं वो ये हैं। जो पुरानी रिपब्लिक थी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, उसके जो मेजर प्लेयर्स थे, जैसे कल हमने जिक्र किया अब्दुल्ला और हामिद करजाई का, और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनका क्या हश्र होगा। जो वॉरलॉर्ड्स हैं उनका रोल क्या होगा, उनको किस तरह का रोल मिलेगा, उनको कितनी सत्ता का कितना शेयर मिलेगा। और वो जो तबका, वो जो हिस्सा पॉलिटिकल लीडरशिप का जो परसों पाकिस्तान पहुंचा है, जिन्होंने वहां के फॉरेन मिनिस्टर और लीडरशिप से बात की है, उनका रोल क्या होगा, उनको किस तरह की पोजीशन मिलेगी। ये सारे सवाल हमारे सामने हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। अगर इलेक्शंस नहीं होते हैं तो एक ब्रॉड बेस्ड इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बन सकती है। जो दूसरा सवाल है यहाँ पर वो है कि क्या इस गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, या फिर ये जो इस्लामिक शरिया लॉज हैं उन्हीं के सहारे
चलेंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है तो फिर विमेन्स राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स को सिक्योर करना लगभग ना के बराबर होगा, नामुमकिन होगा। तो इस लेवल पर मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है मिलिटेंट पॉलिटिकल इस्लाम के लिए। इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ शॉट इन द आर्म। उनको बहुत बल मिलेगा रेडिकल इस्लामिस्ट्स को दुनिया भर में, स्पेशली साउथ एशिया में और वेस्ट एशिया में। साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में, दक्षिण एशिया के कॉन्टेक्स्ट में जो बात हमें जिस पे हमें गौर करना चाहिए वो ये है कि यहाँ का जो आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम है अब वो और ज्यादा रेडिकलाइज्ड होगा। और ये जो रेडिकलाइजेशन है ये सिर्फ इस्लाम धर्म को लेकर के जो इकोसिस्टम है उसी में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं उसको लेकर के भी होगा। कैसे? हिंदुस्तान में आज की तारीख में जो विचारधारा सबसे ज्यादा पावरफुल है उसके हिसाब से दक्षिण एशिया में जो हिंदुस्तान की मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसका धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वर्चस्व होना चाहिए। राजनीतिक की बात नहीं करते हैं लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक वर्चस्व होना चाहिए। और आप ये देखेंगे कि इस विचारधारा के जो शीर्ष पे लोग बैठे हैं उन्होंने भी हाल ही के दिनों में अखंड भारत की बात की है। अब अखंड भारत कोई पॉलिटिकल प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप धार्मिक और सांस्कृतिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कहते हैं कि एक धर्म विशेष या एक संस्कृति विशेष का वर्चस्व होना चाहिए, तो इसी का एक मिरर इमेज आपको पाकिस्तान में भी मिलता है, जहां पर एक जमाने में लोग कहते थे कि साहब दक्षिण एशिया में मुसलमानों का और मोर इम्पोर्टेंटली इस्लाम धर्म का वर्चस्व होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में जो पिसता है वो एक मिलीजुली संस्कृति और मिलीजुली सभ्यता जिसके हिमायती जो लोग थे, जिसके प्रोपोनेंट्स जो लोग थे, वो पिसते हैं। और वो जो एक धर्म और संस्कृतियों में मिल बांट करके रहने और चलने का जो एक रिसोर्स होता है, जो उनकी एक एनर्जी होती है, उसको ठेस जरूर लगी है। लेकिन मुझे लगता है कि इनमें पूरे साउथ एशिया में इस वक्त जो देश सबसे ज्यादा इसको लेकर के प्रभावित होगा और नेगेटिवली प्रभावित होगा वो पाकिस्तान है। और इसके आप दो डेवलपमेंट्स आगे एंटिसिपेट कर सकते हैं। एक तो पाकिस्तान तालिबान जो पाकिस्तानी स्टेट को ही अटैक करता चला आ रहा है, वो और ज्यादा मजबूत होगा। और अगर वो मजबूत होगा तो पाकिस्तान की इनसिक्योरिटीज और बढ़ेंगी। पाकिस्तान ने पिछले 6 से 7 सालों में ये कहना शुरू किया है कि साहब हम एंटी टेरर एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा परस्यू कर रहे हैं। तो अगर आप एंटी टेरर एक्टिविटीज को परस्यू कर रहे हैं तो आप ऐसा कुछ क्यों करते हैं जिससे पाकिस्तान तालिबान मजबूत होगा। और दूसरा आप नजर बनाए रखिएगा तहरीक तलबाइक पाकिस्तान TLP पर, जो कि इस वक्त एक फ्रिंज फार राइट पॉलिटिकल एक्टर है पाकिस्तान में। उसको कितना बल मिलता है इस डेवलपमेंट से? मुझे लगता है उसको बल मिलेगा, और उसको जितना बल मिलेगा उतना ही स्ट्रीट पावर रेडिकल इस्लामिस्ट का पाकिस्तान में मजबूत होगा। बढ़ावा मिलना स्वाभाविक है कि अगर कोई किसी प्रकार की चरमपंथी विचारधारा को इस तरह की जीत मिलती है तो उसके रिपरकशंस उससे जो बाकी ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सबक लेते हैं और वो ये कहेंगे कि अगर अमेरिका को हराया जा सकता है आइडियोलॉजिकल वॉर में, तो और देशों के खिलाफ भी कैंपेन चलाई जा सकती है। और इसीलिए मुझे लगता है ये जो एक कहीं ये जो एक बात चल रही है कुछ देशों में, पाकिस्तान में हो या चीन में हो या रूस भी अभी बात करने लगा है कि अगर हमारे हित सुरक्षित हैं तो तालिबान के साथ क्या समस्या है। अगर तालिबान चीन के शिनजियांग में एक्सट्रीमिज्म नहीं फैला रहे हैं तो तालिबान से चीन को क्या समस्या हो सकती है। रूस को अगर सेंट्रल एशिया में वहां पर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो क्या समस्या है। तो लेकिन वो मुझे लगता है इस बात को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो इस तरह की आइडियोलॉजी होती है वो उसको किसी टेरिटरी में बांध कर रखना ये बड़ा अस्वाभाविक बात है। वो क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल प्रोजेक्ट नहीं है। ये ऐसा नहीं था कि तालिबान एक एंटिटी, एक अफगानिस्तान की पॉलिटिकल पावर को लाने के लिए लड़ रहे थे। तालिबान लड़ रहे थे अपना एक आइडियोलॉजिकल जो उनका वर्ल्ड व्यू है उसको कार्यान्वित करने के लिए। तो अब उनको शरिया लॉ के थ्रू एक मौका मिला है कि अगर वो शरिया लॉ एक इस तरह की एमिरेट बना पाए अफगानिस्तान में, और अगर वो बनता है इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा कर पाते हैं तो काफ़ी लोग अट्रैक्ट होंगे, हिंदुस्तान से भी अट्रैक्ट होंगे, पाकिस्तान से भी अट्रैक्ट होंगे, और जो इस्लामिक देश हैं उससे भी अट्रैक्ट होंगे, और एक किस्म का मैग्नेट बनने की संभावना हो जाती है अफगानिस्तान की। तो उसके मुझे लगता है वो जो सबसे बड़ी समस्या उभर कर आएगी वो ज़्यादा खतरनाक है।
तालिबान अंदर क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये जो अफगान है उनके लिए बड़े दुख की बात है कि उनके खिलाफ राइट्स वायलेशंस वगैरह होंगे। लेकिन जो बाकी देशों के लिए जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या इस तरह की जो आइडियोलॉजी है इसको कंटेन किया जा सकता है इस दायरे में। वो मुझे लगता है उसका जवाब तो ना है, और इसीलिए पाकिस्तान भी आज जरूर खुशी मना लेगा, लेकिन कल को वो भी पछताएगा कि इसका जो एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर उसने खड़ा किया है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी होगा, और ऑलरेडी हो रहा है। पाकिस्तान तालिबान जो कर रहा है पाकिस्तान के अंदर वो किसी से छुपा नहीं है, और पाकिस्तान की जो सरकार है वो जानती है कि इसके दूरगामी परिणाम पाकिस्तान के लिए होंगे। लेकिन उनकी जो मानसिकता है कि वो एंटी इंडिया, एंटी वेस्ट, उसको लेकर वो शॉर्ट टर्म गेम से खुश रहते हैं, तो उनको लग रहा है कि उनकी बड़ी जीत हुई है, और हो सकता है इसका उनको कुछ लाभ मिले शॉर्ट टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस तरह के आइडियोलॉजिकल जो ग्रुप्स होते हैं वो आइडियोलॉजिकल कंटैमिनेशन ही करते हैं। उस कंटैमिनेशन का नतीजा पड़ोसी मुल्कों को भुगतना पड़ेगा। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।